यस एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सीए चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं पूरब नैनानी, जिन्होंने सीए इंटर सितंबर 2025 में स्कोर किए हैं 423 मार्क्स इन बोथ ग्रुप एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने जो है सीए इंटर का एग्जाम किया है क्लियर। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन पूरब। Thank you very much, sir. Thank you very much. एंड Big congratulations, Purab bhai. Thank you Proud, very much, sir. proud moment for us. Thank you, Congratulations, thank you. congratulations पूरा। Thank you, sir. एंड Thank you, sir. दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमारे सीए इंटर के शिखर रेगुलर बैच से ही किए थे, अल्टीमेट सीए से ही पढ़े थे। तो वी आर रियली प्राउड पूरब। सबसे पहले Thank आप you, एक आप बताइए कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप इस तरह का मार्क्स लेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो ऑल इंडिया रैंक्स है उसमें से आई गेस 425 या 426 जो है वो लास्ट मतलब AIR 50 वगैरह के हैं। मतलब आप 3-4 मार्क्स से लगभग रह गए हैं, वरना sir. आपका ऑल इंडिया रैंक आ ही जाता। तो आपने Yes, एक्सपेक्ट sir. किया था कि इतने आप मार्क्स लाने वाले हैं? सर एक्चुअली कुछ सब्जेक्ट का तो रहता ही था सर कि भाई जैसे लॉ और अकाउंट्स का मुझे था इशू। बाकी सर पर एफएमएसए में भी सर मैंने इतना हाई स्कोर एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैं श्योर था कि मैं एग्जामिशंस पे आ जाऊंगा मोस्ट Okay. ऑफ में। पर 71 कॉस्टिंग में 93 वाज लाइक बहुत ही ज्यादा था कि मेरे लिए कि भाई हाँ एकदम से आ गए। पर सर जब पेपर आया था तो सर मैंने अटेम्प्ट पूरा करा था अच्छे से। मतलब मैं ऑलमोस्ट हर पेपर में 95, 97, 98 ऐसे अटेम्प्ट करके ही आया था। ओके, उसके बाद ये 70 तक आया। पर सर इतना नहीं एक्सपेक्ट करा था, पर आई वाज श्योर कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा सर, ये तो श्योर था। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, मैं सबसे Great, पहले great. दोस्तों आप सबको इनकी मार्कशीट बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको जो है टोटल आए हैं यहाँ पे 423 मार्क्स इनको यहाँ पे आए हैं, राइट? एंड आप देखिए ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में इनको एग्जाम्शन है, बस टैक्सेशन में 50 है, बाकी सब में इनको एग्जाम्शन है। मैं इसमें जो है चाहता हूँ कि हम सबसे पहले इसमें चर्चा करें, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं सामने इंद्रेश सर जो है यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं। आपने इंद्रेश सर से लॉ किया है एंड 64 मार्क्स आपने स्कोर किए लॉ में। इंद्रेश सर, ये आप क्या Yes, कहना sir. चाहेंगे पूरब को? यस पूरब, सबसे पहली बात तो यार इस बार का जो पेपर था बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था, सीए इंटर का लॉ का। तो Yes, sir. सबसे पहली बात तो आप बताएंगे कि कैसे मतलब आपने पेपर को मैनेज किया। जब फर्स्ट टाइम आपने पेपर को देखा होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपको भी डर लगा होगा, लेंदी पेपर है, अनएक्सपेक्टेड Yes, sir. पेपर है, और आजू बाजू थोड़ा सा देखो जब भी पेपर ट्रिकी होता है ना तो वो माहौल बन ही जाता है, आजू बाजू थोड़े आवाज Yes, ज्यादा sir. आएंगे, बिल्कुल लोग सर। इधर उधर देखते रहेंगे। तो कैसा आपको क्या फील हो रहा था जब आपके हाथ में पेपर आया था, दिन कैसे आपने प्रोसीड किया? सर एज जब हम ये इंटर में जाते हैं तो हमको एमसीक्यू शीट पहले नहीं दी जाती है। एंड बराबर। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, लॉ का जो सबसे टेक्निकल पार्ट वो एमसीक्यू ही था। हम्म। तो मैं काफी ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए कि हमको एमसीक्यू शीट पहले पहले नहीं दी गई। अगर वो दे देते तो शायद मैं पैनिक कर देता उस टाइम। पर ओके। एज हमारे पास वो आया था तो उसमें सर जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ए कैटेगरी टॉपिक से थे। जब हम क्लासेस करते थे तो हम मार्क करते चलते थे कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। तो यस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की ए के थे। मैं मानता हूँ एक दो क्वेश्चंस थे जैसे वो बेनिफिशियल ओनर वाला, वो सी कैटेगरी से आ गया था। पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ए कैटेगरी से आए हुए थे। तो बराबर। सर उनसे मैंने वो क्वेश्चन सबसे पहले टारगेट करे जो मुझे अच्छे से आते थे। जैसे कि Okay. सर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे आईओएस के डायरेक्ट थे, वो इजी थे। उसके अलावा सर फेमा के दो क्वेश्चन डायरेक्ट थे, वो भी काफी हाँ, इजी थे। उसमें बस यही easy पूछा था। था कि भाई कौन से वो कैपिटल एसेट वाला क्वेश्चन था जिसमें वो नहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इंडिया में, कौन से बिजनेसेस थे, वो काफी इजी थे। उसके बाद सर जब मैं ऑलमोस्ट 40 या 50 या 55 तक का अटेम्प्ट कर चुका था ना, मतलब कि दो क्वेश्चंस एज एक्सपेक्टेड, दो या तीन क्वेश्चन जब मैं कर चुका था ना, तो आई वाज लाइक कि हाँ अब मैं एमसीक्यूज कर लेता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी यही होती थी हर पेपर में कि मैं एमसीक्यूज बीच में लेता था। पहले Okay. मैं अपने दो या तीन जो बेस्ट क्वेश्चन थे वो करता था, फिर एमसीक्यू लेता था। जब मैं एमसीक्यू देखे तो सर उनकी लेंथ काफी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर सर मेरी अप्रोच क्या रही कि मैंने क्वेश्चंस पहले पढ़े। हाँ। क्वेश्चंस पहले पढ़े तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही थे कि जैसे उसमें एक में पूछी थी पेनल्टी क्या है अगर एनुअल जनरल मीटिंग 4 दिन तक नहीं हो रखी है। तो उन डायरेक्ट क्वेश्चन को तो पहले करा, और एमसीक्यू वाले पैराग्राफ में वो पैराग्राफ ढूंढ लिया जिसमें जो एमसीक्यू है उसका आंसर है। तो इससे मेरे को एमसीक्यूज भी मैनेजेबल लगे थे काफी। पर एट द एंड मेरे को थोड़ा लेंदी पेपर हो गया था। मैं 90 का ही अटेम्प्ट कर पाया था, 10 का मेरा भी छूट गया था। पर जितना भी मैंने 90 का अटेम्प्ट करा वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट हुआ था, उसके कारण फिर Exactly. मेरे 64 तक आ गए देखो थे। बेटा, ये सबसे बड़ा माइंडसेट है कि अगर आप सोच के देखो, अगर
पूरे इंडिया के लिए पेपर डिफिकल्ट है, पर आपने उसमें से जो बेस्ट हो सकता था वो अपना बेस्ट बराबर से सॉल्व कर लिया यस और सर। बराबर से लिख के आप आ गए। यही यस सर। स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के पेपर को टारगेट किया है। उसको पता यस है सर। 30-40% लोग तो ऐसे ही लेट जाएंगे यहाँ पर, उसको पता है कि नहीं होने वाला उनसे करके, तो ये यस सर। बहुत अच्छी चीज की। और दूसरा मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हमने जो क्लासेस के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाए थे, रेगुलर रिवीजन किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस की थी, हमारी जो क्वेश्चन बैंक है वो सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक है, तो ये यस सर। सारे रिसोर्सेज आपको कितनी मदद की एग्जाम से पहले? क्या आपका अप्रोच था इन रिसोर्सेज को लेकर, और ओवरऑल आपका क्लास का एक्सपीरियंस कैसा था? सर सबसे पहले सर मैं एज शॉर्ट नोट्स पे बात करना चाहूंगा। जो वो चार्ट फॉर्म में नोट्स होते हैं ना सर, सर एक्चुअली क्या होता है ना सर, लॉ इज अ गेम की उसमें हमको प्रोसीजर्स याद रखने पड़ते हैं। बराबर। काफी ऐसी चीजें होती हैं जो हमको प्रोसीजरल याद रखनी होती है, या अगर हमको एटलीस्ट एक आइडिया हो कि ये से ये होगा, ये से ये होगा, क्योंकि हम सर हाँ, फाउंडेशन में भी लॉ पढ़ते हैं तो लैंग्वेज एक बार के लिए हम बना लेते हैं थोड़ी बहुत, सही बात है। कि भाई कॉमास के बीच में क्या आएगा कैसे आएगा। तो सर उन शॉर्ट नोट्स की वजह से मेरे को वो चार्ट याद रहते थे एग्जाम्स के टाइम पे। जब मैं एमटीपी भी दिया था ना सर, तो मेरे को वो चार्ट ही याद आते थे। उससे क्या होता बराबर। था ना, मैं वो जैसे ही मेरे को वो चार्ट याद आ गया ना, तो वो एरोज याद आ जाते थे कि ये एरो इसको कर रहा है तो मतलब इसमें ये है। और आपको तो पता ही है सर, हम डेज हमेशा ऊपर लिखते थे, तो वो हाँ। डेज भी हैंड टू हैंड उस चार्ट में सब याद आ जाता था एक आंसर का। तो ट्रू। उससे मेरे को काफी हेल्प हो गई थी एग्जाम में, क्योंकि एज फार एज मेरी लैंग्वेज अच्छी थी, मैं बना लेता था आंसर। और हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अच्छा आंसर बना लेता था, प्रेजेंट कर लेता था। पर ओके। मेरे को इशू कहाँ होता था कि वो हो क्या रहा है, कि पहले जैसे एक रिक्विजनिस्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें हाँ। भाई रिक्विजनिस्ट के साइन लगते हैं, तो मेरे को वो कंफ्यूजन होता था कि सबके लगते हैं, दो के लगते हैं, या दो सबके लिए लेते हैं। पर सिर्फ उन चार्ट से याद रहता था कि कितने लगते हैं, किसके कहाँ लगते हैं, कितने दिनों में होता है, तो वो चार्ट हेल्प करते थे। एज फार एज क्वेश्चन बैंक सर, क्वेश्चन बैंक ने तो बहुत ही हेल्प करी थी। हमेशा यही होता था, ये सेक्शन पढ़ा, इसका क्वेश्चन देखा, काम खत्म। ये पढ़ा, ये हो गया, उससे क्या है वो सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता था, उसका क्वेश्चन भी हो जाता था, प्रैक्टिस भी हो जाती थी। ऐसे करते 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 चैप्टर कंप्लीट हो जाता था पूरा पूरा। ट्रू। सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ, चैप्टर वाइज से ज्यादा वो इजियर होता है। क्योंकि क्या होता है ना सर, मेरे हिसाब से अगर मैं पूरा चैप्टर लेके बैठूं ना क्वेश्चन करने, तो मेरे को लेजीनेस आ जाएगा कि अभी 4 कर लेते हैं, बाद में 2 कर लेंगे। पर सर अगर सिर्फ एक सेक्शन के 3 ही क्वेश्चन है, तो वो सेक्शन भी खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। तो ट्रू। और सर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सर ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफी बहुत मस्ती था सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि बैचेस वो क्लास में भी हम इतनी मस्ती करते थे, हमेशा पढ़ाई नहीं करते थे, काफी टाइम पे हम मस्ती भी कितनी करते थे, और काफी चीजें रिटेन करने में भी आसानी हो जाती थी। काफी बार हमने वो आप नाम दे देते थे उनको कि ये चिंटू है, ये चिंटी है, तो वो बहुत वो करता था, हेल्प करता था, तो वो याद रह जाते थे। और ओवरऑल एक्सपीरियंस तो सर काफी टाइम पे क्लासेस खत्म हो गई, टाइम पे शुरू होती थी, रोज क्लासेस हो जाती थी, टाइम पे कोर्स भी कंप्लीट हो गया था, रिवीजन के लिए भी काफी टाइम मिल गया था। जैसे ग्रुप 2 के बाद भी टाइम था हमारे पास, और ग्रुप 1 के बाद तो था ही जो टाइम था। यस। क्योंकि सर एज आई रिमेम्बर आपकी क्लासेस सबसे पहले खत्म हो गई थी। इट वाज लाइक कि आपकी शायद 31 मई को ही खत्म हो गई थी, तो हमारे पास जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 3 महीने थे हमारे पास लॉ के लिए। तो सर क्लासेस तो काफी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई सर साहब। क्लासेस का तो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अभी हाँ, तेजस सर और गाबा सर यहाँ पर नहीं है, तो मैं उनके बिहाफ में हाँ। ही आपसे पूछ लेता हूँ कि आपका कैसा अप्रोच रहा था। पहले आप अकाउंट्स के बारे में बता दीजिए, देन फिर आप टैक्स के बारे में बताना कि आपका ओवरऑल अप्रोच कैसा था पढ़ाई को लेके, एंड कैसी आपको क्लासेस मदद की थी, इसके बारे में भाई बताइएगा। थोड़ा अगर आप सर क्विक क्विक वे में अगर प्लीज बता हाँ सके, है हाँ। ना भाई? हाँ। सर यस सर प्लीज ओके सर, प्लीज। ओके सर। सर अकाउंट्स और टैक्स मैं दोनों को साथ में ही ले लेता हूँ, क्योंकि एज दे बोथ आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो जी। उसमें सर मेरी अप्रोच यही रहती थी, जो सर ने करवाया, चाहे सर ने खुद ने करवाया कि चाहे सर ने डीपीक्यू दिया, एक बार उसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, ताकि वो याद हो जाए, रिटेन हो जाए। टैक्स में सर का वो बैच चलता था, नॉट फॉर ऑल बट फॉर ऑल, वो मैंने दोनों पूरे अटेंड करे थे, उससे अच्छा रिवीजन हो गया था। और उसमें अकाउंट्स में मैराथन हुई थी सर की क्वेश्चंस की, वो भी अटेंड करी थी, तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई थी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस तो सर ने ही करवा दी थी, और खुद की प्रैक्टिस तो मैं रोज जो करता था वो चलता ही रहता था। तो सर हाँ। इसमें भी यही अप्रोच थी मेरी, कि जो सर रोज करवा रहे हो उनको प्रैक्टिस कर लो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करके रखता था सर मैं। ग्रेट ओके। ग्रेट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत मैटर करता है लास्ट 1.5 डेज हाँ में जो सर, आपने मार्क किया है। मैंने ए कैटेगरी क्वेश्चन सर, हमको तेजस सर ने बोला था ए बी सी कर लो, सी को तो अगर एंड में हो तो देखो मत, बी को जस्ट देख के चले जाओ, और ए को हाथ से लिख के करो। तो मैं बराबर। वो ए बी सी फॉलो करता था, और मैं टैक्स में भी सर यही था मेरा। बेस्ट बेस्ट परफेक्ट। अप्रोच है, सही है सही है। यस मोनीश सर। हाँ, भाई मैं बोल रहा था कि अरे बार बार हवा कट हो रहा है। हाँ, मैं बोल रहा था कि आपको जो है कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आपने 93 मार्क्स स्कोर किए, राइट? यार यस सर, यस कॉस्टिंग सर। का कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रणव सर के क्लासेस का? एंड 93 भाई बहुत ही खतरनाक आपने स्कोर किया है, तो कैसे आपको सर सर की क्लासेस हेल्प की?
सर कॉस्टिंग में तो सर एक्चुअली सबसे ज्यादा हेल्प मैं कहूंगा डीपीक्यूज करते थे सर। अगर हम डीपीक्यू टाइम पे कर लेते थे तो वो कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाता था, प्लस सर हमेशा, जो प्रणव सर थे वो हमेशा चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट ले लेते थे। जो भी चैप्टर खत्म होता था उसका टेस्ट हो जाता था हमारा हैंड टू हैंड, तो उससे सर क्या वो चैप्टर भी याद रह जाता था हमेशा से। एट लास्ट जो 1.5 डेज थे उन्होंने सर हमको एक प्लानर दिया था एमसीक्यू वाला। उसमें सर वो जो मार्किंग थी कि कौन सा मुश्किल है, किसमें नया पॉइंट है, उसने बहुत हेल्प करी थी सर। तो ओवरऑल प्रणव सर की क्लासेस में भी काफी डिटेल में बात होती थी और इसलिए उसने भी बहुत हेल्प कर दी थी हमको। तो तुम मेन समरी तो शीट सर की की जो बात कर रहे थे ना, वो जो एनालिटिकल शीट। सर एनालिटिकल शीट ने भी हेल्प करी थी। उसके अलावा जो वो ट्रैक शीट थी ना, वो आपने जो गूगल शीट्स की दी थी, जिसमें हाँ कौन सा चैप्टर, उसका टेस्ट, उसके नोट्स सब था, हाँ हाँ। वो भी बहुत हेल्प करे थे सर। जो लास्ट के जो 2 चैप्टर थे ना, 8 9, वो पूरा उसी से किया था मैंने रिवाइज। और वो ओके। जो 1.5 डेज में वो समरी शीट, सारी समरी शीट्स में, थ्योरी चार्ट्स में भी सर मैंने 1.5 डेज पे जो देखे थे ना, वो भी प्रॉपर मैंने ढंग से वो देखे थे। तो वो थ्योरी चार्ट्स में ऐसे चार्ट फॉर्म में दे रखा है ना, तो वो याद हो जाता है। जैसे मैंने बताया इंद्रेश सर के जैसे चार्ट्स थे ना, वैसे ही वो भी ऐसे स्टिक हो जाते हैं दिमाग में कि ये हम्म। क्या ये क्या है। मैंने एक्चुअली सर वो थ्योरी वाला अटेम्प्ट करा था क्वेश्चन, तो ओ इस वजह से तो ग्रेट है। मेरे को जनरली वो लोग थ्योरी समझ। वाला क्वेश्चन छोड़ देते कॉस्टिंग में, तुमने वो नहीं अटेम्प्ट सर, किया। मेरे को ऐसा लग रहा था थ्योरी फ्री के मार्क्स है, तो मैंने थ्योरी ही करा था। मैं थ्योरी पे था थोड़ा कि भाई 30 नंबर फ्री के थे, उसमें कोई दिमाग नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इसलिए मैंने थ्योरी ही करा था। और कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से कॉस्टिंग का पेपर आया भी इजी था, हाँ इजी था, काफी इजी। चीजें आसान भी होंगी इसलिए। यस यस, अपन तैयारी ऑलरेडी टफ के हिसाब से करके चलते हैं तो हाँ सर, रिलेटिवली क्योंकि इजी लग रहा है। एमटीपी टफ आए थे काफी, तो मेरे हिसाब से हाँ पेपर उनकी कंपैरेटिवली काफी इजी आया था, काफी काफी इजी है। चीजें डायरेक्ट थी। ट्रू सर ट्रू भाई ट्रू। इसलिए जनरली ना एमटीपी आरटीपी और एग्जाम का कोई वैसा रिलेशन होता नहीं है, एज इन की करंट अगर एमटीपी डिफिकल्ट आया तो एग्जाम हाँ डिफिकल्ट, ऐसा कोई नहीं सर, नहीं। वो समझ बात रहा हूँ आपकी मैं सही है आपकी सर। बात, नहीं नहीं समझ पा रहा हूँ हाँ मैं, क्योंकि क्या होता है अपने अटेम्प्ट में जो आता है तो अपने को ऐसा लग सकता है, मे बी मैं बाकी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि अच्छा। ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके अटेम्प्ट के एमटीबी आरटीबी डिफिकल्ट आया भी तो ऐसा मत समझना कि एग्जाम भी डिफिकल्ट आएगा, बस हाँ ये बोल रहा हाँ हूँ। सर, मैं मेरे को एक चीज इस बार समझ आई कि अगर जी जी मैं जी। सर डर रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एमटीबी इतना टफ दे दिया, आरटीबी इतना टफ दे दिया, फिर एग्जाम में तो क्या, क्योंकि कॉस्टिंग मेरा थोड़ा पहले वीक हुआ करता था, बाद में वो स्ट्रांग हुआ था, तो फिर मैं उस वजह से डर रहा था। पर एग्जाम का लेवल उस लेवल का नहीं था एमटीबी आरटीबी का, फिर चलो वही बढ़िया है है, सर। ग्रेट यार। ऑडिट पे आते यस हैं सर। हम। ऑडिट तो यस सर। सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट है। ऑडिट तुम्हारा कैसा जर्नी रहा और क्या स्कोर किया तुमने ऑडिट में? 74 समथिंग ओ आई। भाई साहब, 74 तो बहुत ही जबरदस्त है। दीपिका मैम अभी 74 सर। अवेलेबल नहीं हो पाई, उनसे बात हो गई थी बट कुछ पॉसिबल नहीं था उनका, बट जो भी आप हाँ अभी यहाँ बोलोगे सब मैसेज तो मैम को पहुंचा देंगे। तो बताइए भाई ऑडिट की ओके जर्नी सर। कैसी? सर ऑडिट तो सर काफी, सर मैम ने नोट्स दिए थे, उन हैंड नोट्स रिटन। को मैंने प्रिंट आउट ले लिया था। कुछ का मैंने लिखा था और कुछ का मैंने प्रिंट आउट ले लिया था, क्योंकि एंड में वो थोड़ा सा इशू हो गया था, मेरे को शिफ्ट होना पड़ गया था, इसलिए तो मैंने कुछ का प्रिंट आउट ले लिया था। पर सर उनके नोट्स ने बहुत हेल्प करी उसमें। लैंग्वेज बहुत, एज बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है ऑडिट। मेरे लिए इन 6 सब्जेक्ट में सबसे मुश्किल ऑडिट ही था। मेरे को रिटेन करने में बहुत दिक्कत होती थी ऑडिट को, पर उनकी लैंग्वेज से वो काफी इजी हो गया था। ऊपर से सर वो जो नोट्स थे ना, वो काफी ऐसे, वो भी ऐसे लाइंस में बने हुए थे कि इस चीज के अंदर ये, क्योंकि ऑडिट में पॉइंट्स बहुत होते हैं, तो उन पॉइंट्स की वजह से मुझे वो पॉइंट्स रिटेन नहीं हो पा रहे थे। भाई अगर 10 पॉइंट है तो मुझे 4 याद आ रहे हैं, 5 याद आ रहे हैं, पर सब जब वो था ना, जब वो नोट्स पढ़ता था तो वो याद हो जाता था। और ऑडिट के लिए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी यहाँ पे ना एक वॉल है, स्टडी टेबल के आगे एक वॉल है, उसमें मैंने काफी स्टिकी नोट लगा रखे थे। ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 70 to 60 स्टिकी नोट्स थे मेरे पास। तो वो हर सब्जेक्ट के अलग अलग थे, मैं कलर कोडिंग कर देता था कि इससे ये से ये। तो वो ऑडिट में उन स्टिकी नोट्स में भी बहुत हेल्प करी थी। मैं लिख लेता था कि भाई ये मेरे को याद नहीं हो रहा, तो मैं वो लिख के चिपका देता था। ऐसे हुआ था ऑडिट का तो। इन इनोवेटिव भाई। टाइप। सर ऑडिट का तो ये गया था। फाइनली एफएमएसएम में आते हैं। सर एस एम तो सर एस एम तो सर हो गया था, क्योंकि एस एम की वो जो छोटी सी पतली सी चार्ट बुक दी थी ना सर मैं, जी। वो मैंने अच्छे से कर ली थी सर। मैं आपको बताऊं ना, मतलब मैं वर्ड शायद गलत यूज कर रहा हूँ, पर मेरे को वो समझ तो आ गई थी, पर मैंने उसको रट भी लिया था। हाँ नहीं नहीं भाई, कुछ मेरे कुछ तो देखो, समझना अलग, क्योंकि समझना तो ठीक है पर आखिर में आपको यस उसको याद तो करना ही पड़ेगा, कोई और सर, ऑप्शन नहीं है। वो बुक यस। मैंने ऐसे रट ली थी कि अगर उस बुक में से कोई भी पन्ना ऐसे पलट के कोई पूछ लेना कि भाई ईस्टर क्या लिखा हुआ है, मैं बता सकता था। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था सर। एसएम के पेपर में जी 4 डायरेक्ट थी, शायद 2 या 3 डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इफ आई एम नॉट जी 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 जी। रॉन्ग। वो मैंने देखते ही लिख दिए थे, तो मेरे 20 नंबर तो ऐसे में ऐसे ही आ गए थे, जैसे तो ईसी का डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो वो राइट। मेरे को पॉइंट्स ऐसे रटे हुए थे प्रॉपर।
तो वो समझ तो था ही। आपने क्या एसएम में अलग से राइटिंग प्रैक्टिस किया था कि जो मैंने जितना क्लासेस में अपने किया उतना ही, और फिर बाद में बस मल्टीपल रिवीजन किया, कैसे किया मतलब? सर एक्चुअली मैंने ना एसएम में क्या करा था ना, आपके साथ जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करी थी उस टाइम मैंने ना एक स्टिकी नोट लिया था। अच्छा उस स्टिकी नोट में जो भी क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आते थे ना कि भाई ये मुश्किल है, उन क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर के उस वो जो क्वेश्चन बुक थी ना उसके स्टार्ट में चिपका लिया था। करेक्ट करेक्ट फिर जब करेक्ट। मैं रिविजन्स कर रहा था ना तो मैंने 2 रिवीजन बिना क्वेश्चन के करे थे, 2 रिवीजन अच्छा कि जी। मैं प्रॉपर 2 रिवीजन ऐसे ही करता था। उसके बाद से तीसरे रिवीजन में मैंने क्वेश्चन 2 रिवीजन के बाद जो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आते थे वो करे थे, तो ऐसे करा था मैंने, मिक्स ओके करा था ओके ओके ओके। कि मैंने क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस नहीं करे थे सर, जो मेरे को नहीं समझ आते थे ना, जैसे जो मुझे कंफ्यूजिंग लगते थे वो मैं प्रैक्टिस करता था लिख के राइट कि राइट। अगर वैसा और क्वेश्चन आ गया उसमें तो जो क्या होगा। मेमोरी ट्रिक्स मैंने दी थी, जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत सारी ट्रिक्स है तो याद कैसे करते, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम है कि हेल्प हुई बल्कि? सर मेरे हिसाब से तो वो सबसे बड़ी एसेट थी एसएम की। राइट। वो मेमोरी ट्रिक्स नहीं होती तो वो पूरा पॉइंट याद करना पड़ता था, और एसएम में जनरली क्या होता है ना, हमको अगर एक वर्ड भी पता चल जाए ना तो हम वो पूरी लाइन हाँ इंटरप्रेट कर बाकी तो लेते लिख ही हैं। लेंगे, हाँ ऐसा वाला है। हाँ वो हो जाता था, तो वो वर्ड मेरे को याद हो गया, मेरे को आज तक भी काफी मेमोरी ट्रिक्स याद है। सीड हो गया, हाँ फ्रेमवर्क वाली एक मेमोरी ट्रिक थी, अब तो सर बहुत टाइम हो गया पढ़े, हाँ। वो पढ़ना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। फेसबुक पे फ्रेम वाली भी थी। फेसबुक पे ऐसी बहुत सारी ट्रिक थी, वो मेरे को याद हो गई थी सर अच्छे से। बहुत मैं एंड कह रहा हूँ सर मैंने वो बुक अच्छे से कर ली थी, उससे मेरे को बहुत हेल्प हुई थी। एंड एफएम में जो है हमारा ए- अगर मैं बात करूँ हैंड रिटन नोट्स है ना, कंपाइलर, वो किस तरह से आपको हेल्प किए? सर हैंड रिटन नोट्स तो रिवीजन में बहुत हेल्प करे थे, पर सबसे ज्यादा हेल्प सर कंपाइलर ने करी थी सर। उसमें ओके जितने ओके। भी क्वेश्चंस थे ना उन्होंने इतनी हेल्प करी थी सर, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करे थे कंपाइलर के, और मैंने एक चार्ट बना लिया था अपने पास कॉपी में जी। कि इस चैप्टर के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर कंपाइलर में काफी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसे जो कॉन्सेप्ट हमने कर लिया ना वो रिपीट भी होता है, तो अगर जी उसको जी जी एक जी। बार कर लिया तो बस उसको फाइनल फिनिश। कुछ क्वेश्चन सर कंपाइलर में ऐसे होते हैं, जैसे चैप्टर 4 का था हाँ। जो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉस्ट ऑफ चैप्टर था, कैपिटल। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिसमें सारी कॉस्ट आ जाती थी। तो जब हम्म। वो सारी कॉस्ट आ गई तो फिर मैं आगे क्वेश्चन नहीं करता था कि भाई हाँ, जब एक बार कवर हो गया ना तो 1.5 डेज में वो टाइम बच जाता था मेरा उसमें। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। वो चीज मैं फिर बाकी चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करने में लगा देता था, जैसे वो चैप्टर 9 चैप्टर 7, ये जो इंपॉर्टेंट बड़े चैप्टर्स होते थे ना, जी। इन पे ज्यादा टाइम दिया था मैंने। और जो मैंने यूट्यूब पे जो वो एग्जाम बूस्टर सेशंस का कुछ प्लेलिस्ट दिया था, वो वो सर सबको उसमें वो हेल्प जो, किया गया? यस सर, वो जो उसमें चैप्टर 9 था वो काफी हेल्प किया था। मैंने चैप्टर 9 के सारे क्वेश्चन वहीं से ही देखे थे, वहीं से ही मैंने रिवीजन राइट। ही, जब मेरा रिवीजन था 1.5 डेज पे नहीं, जब मैं फर्स्ट रिवाइज करा था तो चैप्टर 9 चैप्टर 7 मैंने वहीं से ही रिवाइज करा था सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत और शायद बढ़िया। मैंने सर चैप्टर 4 भी वहीं से ही करा था। जो ये बड़े बड़े चैप्टर थे ना जो बिल्कुल ऐसा हो गया था ब्लैंक आउट या थोड़े बहुत ही याद है बिल्कुल, वो जी। मैंने वहीं से ही रिवाइज करे थे। और जब हम एक बार पढ़ चुके होते ना तो वो रिवीजन सफिशिएंट थे मेरे लिए। और उन आपने, रिवीजन के हाँ नहीं नहीं, बोले बोले। उन रिवीजन के बाद सर मैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जंप इन हो गया था। और आपने जैसे बोला कि एसएम में आपने मतलब उसको याद ही कर लिया, ठीक है, तो आपने यस, याद जब किया उस चीज को, या मैंने जो ट्रिक्स दी उसके हिसाब से हमने जब चीजों को याद किया, तो यस सर। इसके लिए आप ऐसे अलग से 4-5 दिन बैठ के आपने याद किया कि आप रोज थोड़ा 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 उसको पढ़ते थे, कैसे मतलब करते थे? सर मेरी एसएन की स्टार्ट में लिखा हुआ है ये कि थोड़ा थोड़ा रोज करना है, अगर एक साथ लेके बैठोगे तो नफरत हो जाएगी। हम्म। ये पॉइंट मैं रोज फॉलो करता ये था सर। ऐसा अभी मैं जो लिखवा दूं स्टूडेंट्स को, ऐसी सिमिलर चीज लिखवा दो अभी क्लास में। नहीं सर, आपकी ही लिखवाई हुई है ये, मेरे को भी आपने ही लिखवाई हुई है, वो अच्छा। बस वो लिखी हुई है। वो मेरे बिल्कुल ऐसे जैसी किताब खोलो ना वो सर पहली चीज ही वो खुलती है, तो मैं उसको राइट। एक साथ लेने की गलती तो कभी नहीं करता सर। हाँ। मैं अगर गलत बोलूं तो सॉरी सर, पर उसमें बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, अगर जी तुम जी उन जी सबको जी। एक साथ लेके बैठोगे ना तो सर नॉट वो नहीं पॉसिबल। होते हैं याद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल बहुत सही है। मुश्किल से, अगर उसको थोड़ा थोड़ा करते हैं ना तो सर वो याद हो जाते हैं। ट्रिक्स से तो यस। हेल्प हो ही जाती है, पर कई जगह ट्रिक्स नहीं भी होती तो कई जगह तो याद करना ही पड़ता है। तो वो वर्ड याद हो जाते हैं जब तुम रोज थोड़ा 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 करते हो ना, एक साथ नहीं हो रहा था सर मेरे साथ। तो मुझे लगता है अभी कि अपनी 100 पेज की बस वो बुक है, राइट? अगर 3 पेज भी रोज अपन ने टारगेट किया तो 1 महीने में हाँ, आराम से आपका 30-35 दिन में पूरा यस सर। आपका और बहुत सर अच्छे से हो सकता है। 3 पेज में से ज्यादा टाइम लगता ही नहीं, मुश्किल से अगर मैं बताऊं मेरे आधा, को 1 घंटे से, हाँ आधा एक एक घंटा घंटा मैक्स। आधा घंटा मेरे को इतना ही लगता था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत बढ़िया भाई। तो पॉइंट ये कि आपने जो टीचर्स ने बोला सब आपने फॉलो किया। और हाँ सर, मेरी ऐसे कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं थी हमेशा से, मैं जो आप लोग बोलते थे मैं हमेशा वो जी 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 डायरेक्ट जी। फॉलो करता था, उससे मेरे को ज्यादातर हेल्प हो जाती थी। बिल्कुल। एक बस मैं ये करता था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मुझे कोई चीज ज्यादा हार्ड लगती थी वो मैं किसी को पढ़ा देता था, उससे मुझे वो चीज ज्यादा इजी लग जाती थी। पर अदर देन दैट जो आप लोग बोलते थे मैं वही फॉलो करता था फिर मैं एक बार प्रैक्टिकल अभी, बेसिस में। हम कुछ हाँ चीजें जो है ना यस सर। मैंने देखी पूरब की बहुत अच्छी है कि ये जी ना सर। मतलब अपने तरीके से
जो भी प्रॉब्लम आती है उसके अपने वेज ऑफ सॉल्यूशन निकालता है और कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर लेता है, चाहे वो जहां भी उसने बोला कि यार यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें प्रॉब्लम आ रही, प्रैक्टिकल में ये प्रॉब्लम, तुमको Yes, प्रॉब्लम sir. पता है ये भी एक बड़ी बात है, और दूसरा उसको सॉल्व कर ले तो वो भी बड़ी बात है। और ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो यू आर अ वेरी वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो, तो दैट्स अ Yes, ग्रेट sir. स्किल, Thank you, sir. बीइंग अ Yes, सीए, yes. बीइंग अ सर ओसी ग्रेट बैच स्पीकर, के फायदे हो रहे हैं सर। तो उसका काफी फायदा होगा आगे जाके भी तुमको, यस जी सर। बी एज यस सर। एज इट इज। हाँ, आई एम भी सर, आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स बोल रहे थे? सर मैं बस यही बोल रहा था, हम जितने भी आज इंटरव्यू ले रहे हैं यही चीज़ देखने को मिल रही है कि जो भी स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं ना उसमें मैक्सिमम ऐसे ही है कि टीचर्स ने जो बोला अगर आप इतना ही अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना आप आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है सर, आजकल एक तो हम हर एक सब्जेक्ट के लिए 5-6 टीचर को देखता है बच्चा और पूरी दिमाग में खिचड़ी बना लेता है, फिर किस में क्या करना है, कौन सी बुक पढ़ना है, वो एंड में पूरे कन्फ्यूजन में रहता है। तो यार मेरा बस ये बोलना है कि देखो सारी टीचर अच्छे हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड करें आपको जो भी आपको अच्छा लगे, बस उनके साथ फिर स्टिक रहें, ठीक है ना, उनके साथ ही आपको फिर पूरा पढ़ना है आगे तक। एंड पूरब का ये लाइव एग्जांपल है हमारे सामने, इसने करके दिखाया है। सो थैंक यू सो मच पूरब फॉर चूजिंग थैंक यू अल्टीमेट सर। सीए। थैंक यू सर। बिग And, कॉन्ग्रेचुलेशन पूरब, आपको Yes. आपके थैंक परिवार यू को वेरी सबको मच बहुत सर। बहुत थैंक यू सर। शुभकामनाएं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर आर्टिकलशिप जर्नी ऑल्सो। थैंक यू सर। जल्दी Yes. सी Once मिलेंगे। again, congratulations, Purab, and yes, all the yes. best. थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू yes. थैंक यू वेरी मच सर।